संभव क्लासेज में एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी योद्धाओं का एक बार फिर स्वागत। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो कंपटीशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु। आज की श्रृंखला में, इसी कंपटीशन की तैयारी की श्रृंखला में मैं आज आपके लिए एक ऐसा बिंदु खोज के लाया हूं जिसके बारे में मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो बिंदु है, ये जो टॉपिक आज का हम पढ़ेंगे वो इतना महत्वपूर्ण है कि हम दावे से कह सकते हैं कि इसका एक सवाल लगभग एग्जाम में 1 या 2 सवाल देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा था भारतीय संविधान में। मैंने इतने एग्जाम दिए, इतने साल तक तैयारी की, तो एक अनुभव मैंने देखा कि जो भारतीय संविधान का जो पोर्शन जिन जिन एग्जामों में आता है उनमें से 3 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। एक मूल अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व है और एक राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इन तीनों से संबंधित 1, 2, 3 4 तक सवाल आते रहते हैं। तो आज इन्हीं 3 टॉपिकों की शुरुआत हम करते हैं और हमने पहला टॉपिक चूज किया है भारत के राष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या है, क्या राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, तो उससे संबंधित एक टॉपिक लेके मैं आया हूं। टॉपिक से को पढ़ने से पहले जो भी अपने चैनल पर नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि इसके बाद में जो भी वीडियो आने वाले हैं वो वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो कमेंट करके भी बताना, और क्लास कैसी रही वो भी बताना। तो चलो हम फटाफट शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। आप सबको पता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, सबसे प्रथम व्यक्ति होता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए, कौन से अनुच्छेद इसमें है। तो देखो, शुरुआत हम करते हैं राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए। सीधा सा मतलब इसका है कि राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी संविधान के अनुच्छेद है जिनमें क्या क्या बातें कही गई है उसकी हम चर्चा करेंगे, एक एक की चर्चा हम करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं भारत के राष्ट्रपति का। भारत के राष्ट्रपति के जो प्रमुख अनुच्छेद है उनमें से, तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये अनुच्छेद यहां से स्टार्ट होता है राष्ट्रपति के प्रावधानों के बारे में भाग 5 में। तो इसमें भारत का राष्ट्रपति होगा, ये आर्टिकल 52 में इसका जिक्र किया गया है। देखो, अनुच्छेद 52 जो है उसमें भारत के संविधान में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये छोटी सी बात इसमें कही गई है, और मैं कहूं कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान यहीं से स्टार्ट है। तो 52 आपको याद रखना है, 52 में यह प्रावधान किया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगले अनुच्छेद की बात करूं मैं, तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, आर्टिकल 53 में जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति का वर्णन किया गया, इसमें यह कहा गया है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसका सर्वे सर्वा जो होगा, अर्थात भारत में जितने भी काम होंगे वो किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो ये बात कौन सा अनुच्छेद में आई है, 53 में, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अर्थात देखो, भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें 2 प्रकार के प्रमुख है, एक वास्तविक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख तो वैसे प्रधानमंत्री होता है, उसके पास सारी शक्तियां उसके पास होती है, लेकिन संविधान में किस व्यक्ति को शक्तियां दी गई है वो है राष्ट्रपति। सारे के सारे भारत में जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जितने भी समझौते हो, चाहे कोई भी कार्य मान सकते हो आप, वो किसके नाम से होगा, किसी की नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति के नाम से होगी। तो सारी की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं वो किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास। और ये आर्टिकल क्या कहता है, 53 में ये भी कहा गया है कि जो राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति होगा वो सेना का सर्वोच्च कमांडर होगा। मतलब मंत्रियों से ऊपर तो होगा ही, सेना का भी सर्वोच्च कमांडर जो होगा, सेना का सर्वोच्च कमांडर वो भी कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। तो याद रखने वाली बात है, सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला जो बिंदु है राष्ट्रपति के चुनाव की, अब हम चर्चा करें तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में 54 और 55 में जिक्र किया, अनुच्छेद 54 और 55 में जिक्र किया गया है। 54 में यह जिक्र किया गया है, देखो दोनों अनुच्छेद साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें कौन वोट करेंगे, यह काफी महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन वोट करेंगे। तो इसके बारे में आप देखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में, याद रखना आप, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, पहली बात। तो
किसके? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा का, वापस मैं बोल रहा हूं, निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, मनोनीत सदस्य इसमें वोट नहीं करते। आपको पता है कि लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत होते हैं, वो वोटिंग इसमें नहीं करेंगे। इसके अलावा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें वोटिंग करेंगे और साथ ही दिल्ली और पांडिचेरी जो है केंद्र शासित प्रदेश, उनके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट करेंगे। तो तीन आपको याद रखना, तीसरे नंबर पे है। तो 3 बातें हैं, एक तो संसद लेकिन निर्वाचित, याद रखना, दूसरा विधानसभा, और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी, पांडिचेरी नाम था जो, अब पुडुचेरी। ये 3 क्या करते हैं, इनके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये आर्टिकल कौन सा है? 54, 5-4, याद रखना, 5-4, 54 में ये 3 संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी के सदस्य, निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं 54 में। अब देखो एक और आप याद रखना, मैं इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। 55 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव का क्या तरीका होगा। तो इसके बारे में यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, इसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाया जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रणाली है वो कैसी है, लेकिन आपको मोटे तौर से याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, मैंने ऊपर 54 में बताया कि कौन कौन सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसका एक अलग से फॉर्मूला है। एक पद्धति है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर गुप्त तरीके से होता है। यह बात कहां है? 55 में। और प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों का एक मत मूल्य होता है और प्रत्येक संसद सदस्य का एक अलग से मत मूल्य होता है। इन मत मूल्यों के निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के आधार पर इनका चुनाव किया जाता है। ये बातें कहां है? 55 में। तो याद रखना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब मोटे तौर से ये समझ सकते हो आप कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, पहली बात है, अलग अलग वोटिंग होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, दोनों चीजों का वोट होता है। इसमें हमारे जैसे विधायकों का चुनाव होता है वैसे वोटिंग नहीं होती। इसमें कोई भी वोटर है, इसको अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा मैं, लेकिन मैं आपको मोटे तौर से बता दूं कि इसमें जो वोटर होता है, विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होता है, वो क्या है, वोट डालने जब जाता है तो वोट किसी एक कैंडिडेट, जैसे वो बाकी चुनावों में तो एक ही कैंडिडेट को वोट देते हैं हम, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी वोटर जाता है वो एक को नहीं सबको वोट देता है। अंतर इतना होता है कि उसमें सबको प्रायोरिटी देते हैं कि मेरी फर्स्ट चॉइस ये है, सेकंड चॉइस ये है, थर्ड चॉइस ये है, फोर्थ चॉइस ये है, इस प्रकार चॉइस होती है। जबकि बाकी चुनाव में आपने देखा होगा कि या तो इसको दे दो या इसको दे दो, लेकिन इनके चुनाव में एकल संक्रमणीय मत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है, जिसमें क्या होता है, सबको वोट दिया जाता है, बस प्रायोरिटी निर्धारित की, 1 नंबर पे ये, 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, 4 नंबर पे ये। तो आपको इतना समझना है कि राष्ट्रपति चुनाव का जो तरीका है वो आर्टिकल 55 में इसका जिक्र किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। आपको याद रखना है 54, वापस आपको मनन करना है, इसमें वापस इस वीडियो को रोक के पॉज करके देखना है आपके कितने अनुच्छेद आपको याद है। आपको 52 से स्टार्ट करना है। 52 में आपने कहा कि राष्ट्रपति होगा, 53 में होगा कि कार्यकारी शक्ति होगी। अब सीधा सा सवाल आ गया कि सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है, कौन से आर्टिकल में? 53 में है, सीधी सी कहानी है। 54 में कहा राष्ट्रपति का चुनाव, तो विधानसभा की बात की थी, 54 4 आ रहा है तो 4 में तीन बातें कही थी। 54 में लास्ट में 4 आ रहा है तो 3 बातें मैंने कही थी, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुडुचेरी। इसके अलावा 55 में उनका चुनाव का तरीके की बात हमने की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद है 56 जो आर्टिकल है उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष होगा। और ये 5 वर्ष उसके नियुक्ति के जो शपथ ग्रहण होती है, नियुक्ति होती है, उसका चयन होता है, उससे 5 वर्ष काउंट होंगे। और जब भी कोई नया राष्ट्रपति बनेगा तो वो उस शेष कार्यकाल के लिए नहीं होगा, वो अगले 5 साल के लिए ही होगा। तो ये कहा गया है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो ध्यान रखना ना, 6 वर्ष नहीं होता, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल। तो 56 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल के जिक्र इसमें किया गया है।
राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता। अब देखो 56 में तो कार्यकाल की बात आ गई, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि भाई साहब राष्ट्रपति कोई बन गया तो ये जरूरी नहीं है, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार बन सकता है, उसके बाद में वो कितना ही योग्य हो उसको हटना पड़ता है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान में ये प्रावधान नहीं है कि भाई 2 बार हो गया तो भाई तू घर जा, अब नहीं बन सकता। भारतीय संविधान में 57 में यह प्रावधान किया गया, आर्टिकल 57 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकता है और उसकी कोई है नहीं समय सीमा, भाई 2 बार 3 बार कितनी बार भी। ये भारतीय संविधान में नहीं है कि 2 बार ही बन सकता है, तो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ये आर्टिकल कौन सा कहता है? 57। देखो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता, ये आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या क्या योग्यताएं होगी, तो इसको याद रखना। राष्ट्रपति कितनी वर्ष का व्यक्ति बन सकता है? 35 वर्ष। कम से कम कितनी वर्ष उम्र हो? 35 वर्ष। भारत में केवल राजनीति में, राजनीतिक पदों में, संवैधानिक पदों में ज्यादातर लगभग पद है वो ऊपरी सीमा नहीं है, केवल निम्न सीमा है। तो 35 वर्ष मिनिमम उनकी उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक वगैरह या योग्यता होनी चाहिए, प्लस लोकसभा सदस्य बनने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने की उसकी योग्यता होनी चाहिए। और किसी लाभकारी पद पर 3 योग्यताएं आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी हो? 35 वर्ष हो। उसमें जितने लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं हो वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए। प्लस लाभकारी पद पर राष्ट्रपति के लिए कहा गया है कि वो लाभकारी पद पर नहीं होना चाहिए। वो जब चुनाव लड़ता है तो किसी लाभकारी पद पर आसीन नहीं होना। अब लाभकारी पद क्या होता है इसके मैं बारे में बता दूं कि जहां उनको इनकम होती हो वो लाभकारी पद मान सकते हो, लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है कि राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का मंत्री ये लाभकारी पद नहीं माने जाएंगे। तो ये व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, बाकी 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और लाभ के पद पर नहीं हो। ये आप में लाभ वाली बातें 3 बातें आई है 58 में। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की योग्यताएं क्या क्या है, इसका जवाब इसमें है। अगला जो बिंदु है राष्ट्रपति द्वारा शपथ। ओथ की बात आई है कि राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 60 के तहत वो क्या करता है? शपथ लेता है, संविधान की शपथ लेता है। और मैं आपको बता दूं इसमें भी एक एक बिंदु पे, एक एक लाइन में आपके इससे रिलेटेड सवाल बनते हैं, तो एक एक लाइन को गौर से आप पढ़ना कि संविधान की शपथ लेता है कि मैं ये व्यक्ति आप अपना नाम बोलता है, उसके बाद में बोलते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा और राष्ट्रपति के रूप में अपने दायित्वों का पूरा करूंगा। इस प्रकार की शपथ होती है। और ये शपथ जो है वो कौन दिलवाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई दूसरा न्यायाधीश जो सीनियर होगा वो दिलवाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ दिलाता है। यह आर्टिकल कौन सा है? 60। अगला जो बिंदु है वो है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग। काफी मोस्ट बात आई है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग वाली। कई बार सवाल आता है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है महाअभियोग। अभियोग या मैंने बड़ा होता है लेकिन सबसे छोटा अक्सर लास्ट में आता है, क्योंकि 60 के आसपास है ये सारे अनुच्छेद, तो सबसे छोटा अक्सर सामने आ रहा है। तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। अब महाभियोग क्या है कि महाभियोग संसद द्वारा राष्ट्रपति यदि ढंग से काम नहीं करे, संविधान के अनुसार काम नहीं करे, संवैधानिक कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है। अब महाभियोग की एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। वो निश्चित प्रक्रिया आपको समझनी है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि संसद में महाभियोग लाया जाना है तो 3-4 बातें हैं। पहली है उसको 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। नोटिस, संसद में नोटिस दिया जाएगा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या होगा? महाभियोग। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। दूसरी बात आपको याद रखने वाली यह है कि इसमें उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाना है उस सदन की 1/4 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। उसका
1/4 मतलब 25% सदस्यों के द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना है, तब जाके ये स्वीकृत होता है। उसके बाद में उसमें चर्चा होती है और चर्चा के दरमियान राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है। उसके बाद में यदि वो 2/3 सदस्य उसका अनुमोदन कर दे, ये एक सदन की बात है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उसके बाद में ये प्रक्रिया दूसरे सदन में पेश की जाती है और दूसरा सदन भी यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो वो क्या होता है, महाअभियोग पारित समझा जाता है। और जिस दिन दूसरे सदन ने पारित किया हो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और भारत में आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई, लेकिन ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। 61 की जो प्रक्रिया है महाभियोग की, वो काफी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद आपको याद रखना है, महाभियोग में महा आ रहा है, एक आ रहा है लास्ट में 61। अब देखो, राष्ट्रपति पद की रिक्ति होने पर चुनाव का आयोजन ये करा 62 आर्टिकल में क्या कहा गया है कि यदि मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति अस्वस्थ हो जाए, राष्ट्रपति कहीं बाहर दौरे पे चला जाए और वो चाहे कि मेरी जगह कोई दूसरा काम करे, तो ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति का कार्यभार किसी को सौंपना पड़ता है यदि बाहर चला जाए। लेकिन राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाए तो उस रिक्त पद के रिक्त होने के, या मान लो मृत्यु नहीं हो, उसने त्याग पत्र दे दिया हो, तो ऐसी स्थिति में जब उसने त्याग पत्र दिया हो तो उसके 6 माह के अंदर अंदर क्या होगा, चुनाव का आयोजन करवाना जरूरी है। कितने दिन, जिस दिन से पद रिक्त हुआ है उससे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव आयोजन करवाना आवश्यक है। यह आर्टिकल कहता है 62। आपको अब मैं बताऊंगा कि रिक्त पद होने पर कौन कार्यभार संभालता है, इसका भी है। देखो, उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना काफी मोस्ट आर्टिकल है 65। आपको इसी जो आर्टिकल है इसी से जुड़ा हुआ है, ये 11 नंबर का। तो इसमें आप देखो कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, अस्वस्थ हो गया या कहीं बाहर दौरे पे है, उस समय उसका पद रिक्त है, तो उस समय आर्टिकल 65 ये कहता है कि राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति संभालेगा, राष्ट्रपति अस्वस्थ और चाहता है कि उसकी जगह को काम करे तो उपराष्ट्रपति संभालेगा, या कोई बहुत बड़ा दौरा हो तो वहां भी उपराष्ट्रपति संभालता है। तो राष्ट्रपति की जगह कार्य कौन करता है, उपराष्ट्रपति। और ये आर्टिकल कौन सा है, 65 में एक बात और समझना आप कि मान लो कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसकी जगह कौन कार्य करेगा, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए तो उस समय, ये काफी बार सवाल आया हुआ है, उस समय सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है किसकी जगह, राष्ट्रपति की जगह। तो राष्ट्रपति का पद खाली हो तो राष्ट्रपति की जगह कौन काम करता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति यदि नहीं हो तो उसकी जगह कौन काम करता है, मुख्य न्यायाधीश। और इसमें एक और बात याद रखना आप कि राष्ट्रपति के रूप में यदि उपराष्ट्रपति कार्य करता है तो सारे जितने भी वेतन और भत्ते राष्ट्रपति को मिलते हैं वो किसको मिलते हैं, उपराष्ट्रपति को, उस समय जिस समय तक उसने कार्य किया। कहने का मतलब ये है जी, सीधा सा कहने का मतलब है राष्ट्रपति के जो काम कौन करता है, उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति यदि काम करता है तो उसको वेतन और भत्ते जो राष्ट्रपति को मिलने होते हैं वो उपराष्ट्रपति को मिलते हैं। ये आर्टिकल 65 है। और ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाली बात है, ये 1969 में एक न्यायाधीश आए थे, हिदायतुल्ला। उस समय हिदायतुल्ला ने सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यह है 65। अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों की जांच। 71 आर्टिकल जो है वो भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद पैदा हो जाए तो उस पर कौन डिसाइड करेगा। तो मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारे के लिए सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों को आपको याद रखना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय उनके निर्वाचन को रद्द कर देता है तो जिस दिन यह आदेश आया है उसी दिन राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा, शून्य माना जाएगा।
तो ये अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। 71 आर्टिकल में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, वेरी मोस्ट, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 में है। 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए उस अपराध को कम कर सकता है, उस अपराध को बदल सकता है, उस अपराध से माफी भी दे सकता है। लेकिन इसमें भी 3 शर्तें हैं, आपको 3 शर्तें आपको याद रखना। 72 में 3 शर्तें हैं कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में क्षमादान या सजा को माफ, सजा को कम, सजा को परिवर्तित कर सकता है जो कि संसद के अधिकार क्षेत्र की बात हो, संसद के कानूनों से संबंधित कोई भी अपराध हो। दूसरा, वो उस मामलों में जो सेना से संबंधित मार्शल कोर्ट है, सेना के द्वारा कोई सजा, सेना के कोर्ट द्वारा कोई सजा सुनाई गई है, तो उस मामलों में भी वो क्या कर सकता है? क्षमादान की शक्ति रखता है। तीसरा, मृत्युदंड के मामलों में, मृत्युदंड के मामलों में 3 आधार, संसद के अधिकार क्षेत्रों के कानून जिस पर संसद कानून बना सके उनके अपराधों से संबंधित, सेना के कोर्ट के द्वारा कोई अपराधी सिद्ध किया गया तो उस मामले में, और मृत्युदंड किसी व्यक्ति को मिला है, तो इन तीनों ही मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है। वैसे राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, लेकिन इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है जितनी कि राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, और 3 मैंने आपको बताए। अगली बात करते हैं हम, बाकी अनुच्छेद और पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति को सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि भारत में 52 में आपने पढ़ लिया था, 53, 54 पढ़ा, लेकिन 74 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 74 में ये कहा गया है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगी। भारत में राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री, अब सबको पता है कि सारे कार्यकारी शक्तियां किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अब इसमें 74 में मंत्री परिषद का जिक्र आया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी। काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें आप समझना कि इसमें 2 भाग है। 74(1) में क्या कहा गया है कि 74(1) में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार काम करेगा। भारतीय संविधान संशोधन 42 में जिक्र किया गया कि कंपल्सरी कर दिया गया कि जो भारत का राष्ट्रपति, ध्यान से समझ इसको, 74 में भारत का मूल संविधान था, उसमें 74 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगी जो उसको सलाह देगी। अनुच्छेद संविधान संशोधन 42 में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को उस मंत्री परिषद की सलाह माननी होगी। इसके बाद 44 में कुछ और संशोधन किया गया, और यह किया गया कि एक बार राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद की जो सलाह आई है उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। 3 बातें आपको समझनी है कि राष्ट्रपति किसके अनुसार, किसकी सहायता से काम करेगा? मंत्री परिषद की। और लेकिन मंत्री परिषद की सलाह माननी पड़ेगी, लेकिन एक बार राष्ट्रपति चाहे तो मंत्री परिषद के द्वारा पारित कोई विधेयक हो तो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन वो धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। धन विधेयक में पुनर्विचार के लिए वो नहीं लौटा सकता। 74(1). अब दूसरा 74(2) का मैं जिक्र करूं तो 74(2) में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति जो होगा वो उसको जो मंत्री परिषद सलाह देती है उसमें कोई भी न्यायालय जांच नहीं कर सकता भाई मंत्री परिषद ने क्या कहा। ये जांच का विषय नहीं होगा। 74(2) में कहा गया है कि मान लो राष्ट्रपति को किसी मंत्री परिषद ने सलाह दे दी और उसके बाद में कोई विवाद हुआ तो ये न्यायालय जांच नहीं कर सकता कि मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी थी और उस सलाह के अनुसार काम किया गया कि नहीं। ये अलग बेटर रहेगा, इसमें न्यायालय का कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को जानकारी देने संबंधी प्रावधान। ये आर्टिकल 78 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह दायित्व होगा कि मंत्री परिषद कोई भी निर्णय करती है, मंत्री परिषद की बैठकों में कोई भी विचार विमर्श होता है उसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। कोई अकेला सिंगल मंत्री ने किसी ने डिसीजन कर लिया तो भी वो राष्ट्रपति चाहे तो उसकी सूचना मांग सकता है। मंत्री परिषद में सामूहिक रूप से निर्णय हुआ है तो उसकी सूचना भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है।
ये आर्टिकल है 78। अगला है सदनों में अभिभाषण। देखो आर्टिकल 86 और आर्टिकल जो 87 है ये काफ़ी मिले जुले है, थोड़ा सा अंतर इसमें मैं आपको समझा दूं कि आर्टिकल 86 ये कहता है कि राष्ट्रपति है वो चाहे तो किसी भी सदन में कोई भी विधेयक यदि रखा गया है तो उससे संबंधित विचार रख सकता है। 86 वापस ध्यान से समझना इसको बड़े कूल दिमाग से। आर्टिकल 86 कहता है कि मान लो संसद के किसी सदन में या दोनों सदनों में कोई विधेयक पर चर्चा चल रही है तो राष्ट्रपति अपना संदेश संसद में रख सकता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। 86 में ये प्रावधान किया गया। लेकिन 87 ध्यान से समझना कि आर्टिकल 87 में ये कहा गया है कि या तो प्रत्येक जो संसद का नया चुनाव होता है तो उस चुनाव में जो पहली बैठक होती है उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, राष्ट्रपति का भाषण होगा। ये भाषण अभिभाषण राष्ट्रपति का नहीं होता। मजेदार बात इसमें यह है कि ये जो अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है वो लिख के मंत्रिपरिषद देती है, बस राष्ट्रपति को तो केवल बोलना होता है। वह तो राष्ट्रपति सरकार की नीतियां इसमें बताता है कि सरकार आगे क्या करेगी, सरकार का किस में क्षेत्र में प्रायोरिटी रहेगी। तो अभिभाषण राष्ट्रपति का प्रत्येक चुनाव के प्रथम सत्र में अभिभाषण होता है और ये मंत्रिपरिषद लिख के देती है इसको। दूसरा, प्रत्येक वर्ष की पहला अधिवेशन जो होता है उसमें भी राष्ट्रपति का अभिभाषण करवाया जाता है। तो ये दो 87 और 86 दोनों क्या है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। अगला है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये कि काफी महत्वपूर्ण, काफी सैकड़ों बार सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल 1, 2, 3 गिनती है, जैसे 1, 2, 3, 123 123 में राष्ट्रपति जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ध्यान से समझना, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो उस समय कानून बनाने की यदि आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 123, ध्यान से समझना इसको। आर्टिकल 123 के बारे में, 123 में कुछ भाग है। 123(1) में यह कहा गया है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यादेश जारी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि संसद का सत्र चल रहा हो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। तो 123(1) में ये बात आई। दूसरी 123(2) में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति के अध्यादेश में जो बातें हैं, जो कानून बनकर आता है उसका प्रभाव वैसा ही रहेगा जो कि सामान्य कानून की तरह होगा, वो बिल्कुल सेम कानून की तरह होगा। लेकिन 123(2) में एक बात और आई कि जब राष्ट्रपति का अध्यादेश जो होता है वो यदि संसद का सत्र शुरू हो जाए तो उसके 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। 6 सप्ताह, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6 सप्ताह तक ही प्रभावी रहता है। संसद का सत्र, मान लो संसद का सत्र अलग अलग प्रारंभ हो गया, लोकसभा का अलग हो गया, राज्यसभा का, तो जो बाद में प्रारंभ हुआ सदन, उसके स्टार्टिंग के 6 सप्ताह के भीतर या तो उस अध्यादेश को की स्वीकृति संसद दे देती है या संसद की स्वीकृति नहीं मिलती है तो वो अध्यादेश क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन 6 सप्ताह याद रखना। अगली एक और बात महत्वपूर्ण मैं बता दूं कि 123(3) में कि राष्ट्रपति अध्यादेश ऐसा नहीं है कि किसी भी विषय पर बना सकता है। राष्ट्रपति केवल अध्यादेश 123(3) में कहा गया है कि जिन विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्तियां होती है उन्हीं पर राष्ट्रपति कानून बना सकता है, अन्य विषयों पर कोई कानून वो नहीं बना सकता। तो देखो, जिन विषयों पर संसद कानून नहीं बना सकती उन पर वो कानून नहीं बना सकता, अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। अनुच्छेद 123(4) में कहा गया है जो प्रावधान थे वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिए गए। तो इसमें देखो अध्यादेश वापस भी लिया जा सकता है यदि चाहे राष्ट्रपति। तो एक बात और याद रखनी है कि अध्यादेश को वो वापस भी लेने का उसके पास अधिकार है। अगला जो बिंदु है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति। आर्टिकल 143 143 में याद रखना कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो अनुच्छेद 143 के तहत किसी संवैधानिक प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है कि इसमें संविधान में क्या प्रावधान किया गया है, आपकी नज़र में संविधान में इसके बारे में क्या लिखा गया है। और इसके बारे में मैं और बताता चलूँ कि अनुच्छेद 143 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मांग तो सकता है इससे
सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, लेकिन इसमें दो प्रावधान है कि उसकी सलाह को न तो राष्ट्रपति यदि सलाह मिल गई तो राष्ट्रपति माने, ये ज़रूरी नहीं है, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट भी उसको सलाह दे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इसका मज़ेदार फ़ायदा ये है कि आप सबको पता है कि कई बार क्या होता है कि न्यायपालिका के पुनरावलोकन का जो अधिकार होता है, न्यायपालिका भी किसी भी कानून को यदि संसद ने पारित कर दिया हो और वो संविधान के अनुसार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर सकता है, शून्य कर सकता है। यह बिंदु है। यदि राष्ट्रपति किसी कानून को बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का परामर्श मांग ले तो ऐसी स्थितियां नहीं होती है कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित हो जाए, राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत हो जाए और उसके बाद में भी वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द हो जाए। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए ये प्रावधान किया गया। तो ये था आपके राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि राष्ट्रपति को अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए जो तनख्वाह है वो मिलती है, वेतन मिलता है, और राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, प्रथम व्यक्ति होता है, जिसके बारे में कुछ आर्टिकल मैंने बताए। एक और आर्टिकल आपको जाते जाते मैं बता दूं कि आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन करता है। तो ये भी बातें हैं। इस प्रकार छोटे छोटे वीडियो के आधार पर मैं जो कंपटीशन में ज़्यादा महत्वपूर्ण, काफ़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। एक नया वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक आप तैयारी से जुड़े रहो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो और कमेंट करके बताना मुझे कि आपको मेरी क्लासें कैसी लग रही है। आपके कमेंट के इंतज़ार में और एक नए वीडियो लाने के वादे के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।